हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिना कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के एकदम अधूरा सा लगता है। तो आज हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, किस प्रकार का होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हमारे इंडिया में एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसके अंतर्गत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन मेन जो जिस्ट है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दो से अधिक पार्टियों या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से अधिक कंपनियों के बीच में होता है। तो ये एक पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये होना चाहिए कि मतलब दूसरी शर्त ये होती है कि अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी, अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ पैसा या सर्विस या प्रोडक्ट वापस मिलना चाहिए। अगर उसके बदले में अगर हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। उसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तीसरी बात है कि ये एकदम फ्री होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी जो है, दो या दो से अधिक पार्टी, हर पार्टी फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने गन पॉइंट पे आपसे एग्रीमेंट लिखवा लिया तो वो उस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाता है, वो काम का नहीं रहता है। और चौथी जो मेन शर्त रहती है कि जो भी सिग्नेटरीज हैं या सिग्नेचरिंग अथॉरिटीज हैं वो सब बालिग होना चाहिए, 18 साल से ऊपर की उम्र के होना चाहिए। अदरवाइज उनका जो अवयस्क उस पार्टी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर है वो इनवैलिड माना जाता है। और पांचवी जो मेन शर्त है वो ये है कि वो पूरे होशो हवास में होना चाहिए, वरना उनकी मेंटल स्टेट एकदम सॉलिड होना चाहिए। तो ये मेन चीजें रहती हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट के की कंपोनेंट्स क्या रहते हैं। सबसे पहले आता है पार्टीज, यानी पार्टीज उसमें होना ही चाहिए। पार्टीज दो या दो से अधिक, एक पार्टी है तो काम नहीं चलेगा। अब इसमें क्लाइंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, अदर सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, ये आता है। फिर इसमें शामिल होता है हमारा स्कोप ऑफ द वर्क। जो भी काम कराना चाहते हैं या जो काम नहीं कराना चाहते वो सब स्कोप कहलाता है। वो स्कोप ऑफ द वर्क इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का। तो उसमें स्कोप आ गया, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, डिलीवरेबल्स आ गए और कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ गई या कोई कंस्ट्रेंट्स आ गई, ये सारी की सारी चीजें स्कोप ऑफ वर्क में आ जाती हैं। फिर डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम करेंगे, और राइट्स को कौन गवर्न करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कौन गवर्न करेगा, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज को कौन गवर्न करेगा, इन सारी चीजों को। और इसमें पेमेंट टर्म्स भी आ जाती हैं, माइलस्टोन्स भी आ जाते हैं, वारंटीज भी आ जाती हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी आ जाता है। फिर एक और जो की कंपोनेंट है वो है हमारा पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स का पूरा स्पेसिफिकेशन अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। प्राइसिंग कैसे होगी, इनवॉइसिंग कैसे होगी, पेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा, और अपना कोई पेनाल्टी कैसे लगेगी, इंसेंटिव कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें आपकी पेमेंट टर्म्स में आ जाती हैं। फिर आता है हमारा शेड्यूल। शेड्यूल में प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, कब कौन सा माइलस्टोन हमको किस टाइम पे स्टार्ट होगा, किस टाइम पे खत्म होगा, ये डिलीवरेबल जो कंटेंट्स है वो हमको कब स्टार्ट होके कब हमको मिलेंगे, ये सारी चीजें हमारे शेड्यूल में आ जाती हैं। फिर आता है हमारा चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट यानी चेंज कैसे होगा, उसका प्रोटोकॉल क्या रहेगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, और उसका अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है तो वो कौन बियर करेगा, ये पूरा चेंज मैनेजमेंट में आ जाता है। फिर आता है टर्मिनेशन क्लॉज। चलते चलते ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक पार्टी जिन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए और वो किसी भी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा है, और बेटर है कि अपना जो है उसको हम टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। तो वो टर्मिनेट कैसे होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कैसे होगा, टर्मिनेट कैसे होगा, किस पार्टी का अपना वो रहेगा कि भाई राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी, और नोटिस पीरियड क्या रहेगा, टर्मिनेशन फीस क्या रहेगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर क्या रहेगा, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं आपकी टर्मिनेशन क्लॉज में। फिर आता है हमारा लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी जितने भी कानून कायदे कानून लागू हो रहे हैं वो कंप्लायंसेस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। जो भी और फिर इंडस्ट्री से जो रिलेटेड लॉज हैं वो सारे उसमें आ जाना चाहिए, रेगुलेशन सारे आ जाना चाहिए।
इसमें इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आ जाना चाहिए, जैसे पेटेंट है या कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, उसका वो क्या रहेगा। और कॉन्फिडेंशियलिटी भी होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में भी पूरा रहना चाहिए। तो ये पूरा लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में आ जाता है। फिर आता है गवर्निंग लॉज। गवर्निंग लॉज में गवर्निंग लॉज के स्पेसिफिकेशन, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर होगा, क्योंकि क्या दो या दो से अधिक पार्टी है तो हो सकता है अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन एरिया में आ रही हो। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा रहता है, अगर हमको कोर्ट जाना पड़ा तो कोर्ट हम किस शहर के कोर्ट में जाएंगे, राइट, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। फिर होती है सिग्नेचर्स। अथोराइज सिग्नेटरीज कौन रहेंगे, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स कौन रहेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के केस में, और उनकी क्या वो है अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, फिर उनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके सिग्नेचर्स वाले क्लॉज में आ जाती हैं। फिर आता है हमारा रिव्यू एंड नेगोशिएशंस। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें उनको केयरफुली रिव्यू करना और फिर नेगोशिएट टर्म्स एंड कंडीशंस को नेगोशिएट करना, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं और अपना जो रिस्क को मिटिगेट करना, इसके लिए इसको ये इंश्योर करते हैं, ठीक है ना। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, पूरा जो भी प्रोसेस है उसका पूरा थॉरो डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कम्युनिकेशन का डॉक्यूमेंटेशन होगा, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनका अप्रूवल्स का डॉक्यूमेंटेशन होगा, और डिलीवरेबल्स जैसे जैसे दिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो सारी चीजें आ जाएगी। फिर आता है हमारा कंप्लायंस मॉनिटरिंग, यानी कंप्लायंस की मॉनिटरिंग जो है आपका टर्म्स एंड कंडीशंस की भाई सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, डिलीवरेबल टाइम से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट टाइम से रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब किसी भी डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए और किसी भी पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए हमको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बड़े बड़े अपना प्रोजेक्ट्स रहते हैं, अरबों रुपए के खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही अलग हो जाता है, जो कि इस प्रोजेक्ट को पूरा एडमिनिस्ट्रेट करता है। उसके अपना पूरी मॉनिटरिंग करना और कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना, और आपका जो इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम ही अपॉइंट हो जाती है, या एक इंडिविजुअल अगर कोई कैपेबल इंडिविजुअल मिल जाता है तो उसके लिए कर दे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके क्या की कंपोनेंट्स रहते हैं, ये सारी बातें हमने समझी, और ये भी समझा कि हम बेस्ट प्रैक्टिस अगर अप्लाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली मैनेज हो जाता है और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में ये कॉन्ट्रैक्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।